Hello everyone, welcome to the Golden Law. So today we are going to start with our Hindu Marriage Act 1955 series. इस सीरीज में हम अपना पूरा का पूरा हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कवर करने जा रहे हैं. दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टू आवर लास्ट सेक्शन. अभी आज की वीडियो में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, हिंदू लॉ क्या है और हिंदू लॉ के सोर्सेज वगैरह क्या है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. ओके, तो अभी जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, उससे देखने से पहले एक बार हम अपना थोड़ा सा हिंदू लॉ देख लेते हैं. अभी जो हिंदू लॉ है हमारा, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो कि अलग अलग संस्कृत टेक्स्ट से डिराइव किए गए हैं. अभी हिंदू लॉ बाद में कोडिफाई हुए हैं. एंशियंट टाइम में ये जितना भी हमारा हिंदू लॉ था वो ज्यादातर अनकोडिफाइड लॉ था. ठीक है, कोडिफिकेशन नहीं थी उसकी. बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट थे जैसे कि श्रुति है, स्मृति है और बहुत सारे और भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गए, वेद वगैरह हो गए. तो उन सब ने हमारे हिंदू लॉ के जो रूल्स वगैरह थे वो थे. ठीक है, और वो बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में थे, एक जगह कोडिफाई नहीं थे. तो इसलिए कोडिफाइड हिंदू लॉ जो था वो बनाया गया था. अभी हिंदू लॉ क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिराइव किए गए हैं फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट. अभी संस्कृत टेक्स्ट को क्या माना जाता है, अथॉरिटेटिव माना जाता है बाय स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत. ठीक है, और हिंदू लॉ लीगल ट्रेडिशन एंशियंट टाइम में बेसिकली किस पे बेस थे, श्रुति, स्मृति और अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे कि हमने बात की. अभी मॉडर्न टाइम में सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हिंदू लॉ का हमारा वो क्या हो चुका है, कोडिफाई हो चुका है. ठीक है, कोडिफाई हो चुका है इन 4 लॉज में. कोडिफिकेशन करके ये 4 लॉज जो है हमारे पास आए हैं. सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट जो इस सीरीज में हम करने जा रहे हैं. मैरिज की, डाइवोर्स की, बाकी रिलेटेड मैटर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर किए गए. बाकी सक्सेशन एक्ट में इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन है. माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप में हम गार्डियनशिप एंड राइट ऑफ माइनर्स जो है उसके साथ ये डील कर रहे हैं. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस एंड उसके जो राइट्स वगैरह है उसके साथ डील कर रहा है. ठीक है, अभी आज हम करेंगे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ मतलब कि जो हिंदू लॉ हमारा डिराइव किया गया है वो किन किन जगहों से, किन किन सोर्सेस से जो है वो डिराइव किया गया है. ठीक है, तो सोर्सेस हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास एंशियंट सोर्स, एक है हमारे पास मॉडर्न सोर्स. अभी एशियंट सोर्सेज में हमारा श्रुति, स्मृति, डाइजेशन कमेंट्रीज एंड कस्टम्स वगैरह आ जाते हैं. एंड मॉडर्न सोर्सेज में हमारे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन वगैरह आ जाते हैं. एक एक करके हम सारे अपने सोर्सेज देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी एंशियंट सोर्स हमारा क्या है, सबसे पहला एंशियंट सोर्स है हमारा श्रुति. अभी श्रुति का क्या मतलब बताओ, व्हाट इज हर्ड. श्रुति का लिटरल मीनिंग क्या है, व्हाट इज हर्ड. ठीक है, जो सुना गया है वो श्रुति है. देखो, पिछले टाइम में क्या माना जाता था कि हमारे जो ऋषि एंड मुनि हैं उनके पास इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं गॉड के साथ, भगवान के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो जितनी भी, जब उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करी भगवान के साथ, तो जितनी भी डिवाइन नॉलेज उन्हें मिली बाय गॉड हिमसेल्फ वो हमारी श्रुति होती है. ठीक है, व्हाट इज हर्ड क्यों, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने गॉड से, भगवान से जो ये नॉलेज है वो ली है. ठीक है, तो इसलिए श्रुति इट इज व्हाट इज हर्ड. तो जो डायरेक्टली उन्होंने भगवान से सुना है वो हमारी श्रुति में आता है. अब इसमें बेसिकली 4 वेद आ रहे हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, अब हर एक वेद में 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, संहिता, ब्राह्मण एंड उपनिषद. ठीक है, अभी संहिता में क्या आता है हमारा, यज्ञ, मंत्र वगैरह वगैरह आ जाते हैं. ब्राह्मण में ड्यूटीज होती है एंड मीन्स होते हैं कि उनको कैसे परफॉर्म करना है. उपनिषद में एसेंस होता है इन ड्यूटीज एंड फिलोसफिकल टेक्निक्स का. ठीक है, अभी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वेदास हैं वो स्पेसिफिकली जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कंटेन नहीं करते. ठीक है, अब जो वेदा है वो क्या है, इट इज अ गॉड अटरेंसेस ना, जो भगवान ने बोला है वो वेद है. तो अभी स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस जो हैं वो वेद में नहीं है. हाँ, कुछ सर्टेन ड्यूटीज हैं लेकिन एक क्लियर एंड सिस्टमेटिक सेट ऑफ लॉज अगर आप वेद में ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आई हमारे पास स्मृतिज. अभी स्मृतिज क्या है, स्मृतिज मीन्स व्हाट इज रिमेम्बर्ड. अभी श्रुति में क्या था, जो सुना. ठीक है, जो वेदों का ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान से सुना वो श्रुति है. अब श्रुति के बाद उनकी स्मृति, जो उनको याद रह गया भगवान से सुनने के बाद, जो उनको याद रहा वो आ गया स्मृति. स्मृति मीन्स व्हाट इज रिमेम्बर्ड. ठीक है, सो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी एंड टीचिंग ऑफ वेद.
तो यहाँ से सिस्टमैटिक स्टडी एंड वेद की जो टीचिंग थी वो शुरू हुई थी। अभी स्मृति कहाँ से डिराइव हुई थी? फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ सेजेस हु ओवर टाइम रिकॉर्डेड एंड कोडिफाइड द कंसेप्ट ओरिजिनली फाउंड इन द टेक्स्ट। तो जो वेदास में ओरिजिनली फाउंड कंसेप्ट था, वो जब उनको जो याद रहा, उन्होंने जो लिखा वो हमारा स्मृतिज में आया, ठीक है। तो यहाँ से सिस्टमैटिक स्टडी जो थी वेदा की टीचिंग की वो स्टार्ट हुई थी। तो ये टेक्स्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा हिंदू लॉ का। अभी स्मृतिज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र जो है वो कंपोज किया गया था बिटवीन 800 टू 200 बीसीई। ये प्राइमरली डील करता है लॉज के साथ, ड्यूटीज के साथ और एथिकल कंडक्ट के साथ, ठीक है। ये वो रिटन मेनली इन प्रोस। अभी ये ज्यादातर किसमें है? प्रोस फॉर्म में आपको ज्यादातर ये जो धर्मसूत्र है वो मिलते हैं। कुछ-कुछ वर्सेस में भी है बट कुछ ज़्यादातर ये जो है वो प्रोज़ में ही है। अभी इसमें जो है वैदिक टीचिंग और लोकल कस्टम्स जो हैं वो धर्मसूत्र में दिए गए हैं। अभी धर्मसूत्र जो है इसके ऑथर्स क्या है? गौतम हो गया, बौद्धन हो गया, अपस्तम्भ हो गए, वशिष्ठ हो गए, हरिता हो गए, विष्णु हो गए। तो उन सब में उन्होंने अपने जो है वो ये सारे जो हैं इन सारे जो राइटर्स हैं, इन सारे ऋषि जो हैं उन्होंने धर्मसूत्र ज़्यादातर लिखे थे। ठीक है? ज़्यादातर लिखे थे। देन नेक्स्ट वी हैव धर्मशास्त्र। अभी धर्मशास्त्र जो है वो ज्यादातर वर्सेस में लिखा गया है, प्रोज में लिखा गया है। अभी जो धर्मसूत्र थे वो सिस्टमेटिक इतना ज्यादा नहीं था, बट धर्मशास्त्र इज मोर सिस्टमेटिक एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंपेयर टू धर्मसूत्र, ठीक है। अभी ये क्लियर एंड मोर रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क आपको हिंदू लॉ का मिल जाएगा। अभी इसमें बेसिकली मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति, ये जो 3 है ये मेन राइटर्स हैं धर्मशास्त्र के, ठीक है। थर्ड वी हैव डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, ठीक है। अभी सबसे पहले श्रुति आया। श्रुति क्या था? जो गॉड से, भगवान से, ऋषियों ने, मुनियों ने सुना वो डायरेक्टली जो हमारा श्रुति में आ गया। स्मृति क्या आ गया? स्मृति क्या है? जो याद रहा, हम सुनने के बाद जो उनको याद रहा वो उन्होंने लिखा वो हमारा स्मृति में आ गया। अभी थर्ड वी हैव इज डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। अभी ये क्या है? देखो स्मृति के भी जो रूल थे वो इतने क्लियर नहीं थे, हर एक सिचुएशन जो थी वो कवर नहीं कर रहे थे। अलग-अलग समृद्धिज़ थी और कई बार ये जो समृद्धिज़ थी एक-दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही थी, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट इन लीगल इंटरप्रिटेशन। तो उसकी वजह से एक एनालिसिस, सिस्टमाइजेशन और एसिमिलेशन की ज़रूरत थी ऑफ लॉ, जो कमेंट्रीज़ एंड डाइजेस्ट ने आके पूरी करी। अभी जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज का टाइम था वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का था। 700 बीसी से लेके 700 एडी तक ये डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज जो थी आई। देखो इनका फोकस क्या था कमेंट्रीज का? कुछ स्पेसिफिक समृद्धिज पे इनका जो फोकस था। बट जब 12th सेंचुरी आई उसके बाद जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स डाइजेस्ट, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले कमेंट्रीज लिखी जाती थी, उसके बाद कमेंट्रीज के बाद जो है वो आए डाइजेस्ट, ठीक है। अभी कमेंट्रीज क्या है? कमेंट्रीज मीन्स टिक्का और भाष्य। अभी ये क्या थी? एक्सप्लेनेशन से एक पर्टिकुलर समृद्धि की एक पर्टिकुलर समृद्धि जो थी उसको उठा लेते थे और उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन लिखी होती थी उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कमेंट्रीज कहते थे, ठीक है। ये कंपोज कब की गई थी? इमीडिएटली आफ्टर 200 एडी। अभी कुछ नोटेबल कमेंट्रीज होगी मनु भाष्य। इसमें एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी आपको मनु समृद्धि की, ठीक है। जो हमने अभी देखो 3 समृद्धि थी, ठीक है। 3 फेमस समृद्धि थी, मनु समृद्धि, यज्ञवल्क्य समृद्धि और नारद समृद्धि। तो मनु समृद्धि की जो कमेंट्री थी वो कहाँ थी? वो मनु भाष्य में आपको मिल जाएगी। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ मनु समृद्धि, मिताक्षा भी बहुत फेमस कमेंट्री है जो यज्ञवल्क्य समृद्धि पे करी गई है, ठीक है। देन वी हैव डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स निबंध। अभी जो कमेंट्रीज थी वो क्या थी? एक पर्टिकुलर स्मृति को पकड़ के उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी जाती थी, दैट इज कॉल्ड कमेंट्रीज। लेकिन अभी ये जो डाइजेस्ट था ये एक सिंगल स्मृति पे फोकस नहीं करता था, ये एक मल्टीपल स्मृतिज पे फोकस करता था और वहां से जो लीगल मटेरियल था उसको एक्सप्लेन करता था। ये क्या प्रोवाइड करते थे? कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। देन वी हैव कस्टम्स एंड यूसेज। अभी देखो बहुत सारा जो पार्ट है हिंदू लॉ का वो कस्टम्स पे बेस है, ठीक है। कस्टम्स पे बेस है। कस्टम क्या हो गए? जो भी कस्टम्स लोगों के हैं उन पे बेस है, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट इवन स्मृतिज में भी इंपॉर्टेंस बताई गई है कस्टम्स की। कस्टम्स क्या होते हैं? होते हैं जो भी रीति रिवाज लोग फॉलो करते हैं वो कस्टम्स होते हैं।
अभी 4 तरह के कस्टम्स होते हैं, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट एंड कम्युनिटी सिस्टम एंड गिल्ड कस्टम। लोकल कस्टम क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में लोकली फॉलो किए जाते हैं, वो लोकल कस्टम हो गए। फैमिली कस्टम्स जो फैमिली फॉलो कर रही है फॉर जनरेशंस, और वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? वो भी आते हैं कस्टम्स में। अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी का कोई कस्टम है, वो भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। कोई ट्रेडर्स एंड बिजनेस कम्युनिटीज हैं, वो कोई कस्टम फॉलो करती हैं, तो वो भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी कस्टम्स एंड यूजेज की बात करें तो कमर्शियल लॉ में कस्टम्स एंड यूजेज को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट एक्चुअली में इनके जो मीनिंग्स हैं दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग है, उनको अल्टरनेटिवली हम यूज नहीं करते हैं। अभी यूसेज क्या होता है? देखो यूसेज बेसिकली कोई अगर कोई एक्ट है, ठीक है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, ट्रेड में, प्रोफेशन में, तो वो क्या है? वो यूसेज बन जाता है, ठीक है, कि अगर आप किसी एक्ट को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। कस्टम क्या होता है? जब आप किसी एक्ट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो एक टाइम पे वो एवॉल्व होके कस्टम बन जाता है, ठीक है। नाउ यूसेज may exist without evolving into custom, ठीक है, कोई ऐसा यूसेज हो सकता है जो अभी भी मतलब लोग कर रहे हैं, उसको एक्ट को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टम में एवॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कस्टम जो है वो बिना यूसेज के एवॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई एक्ट है उसको रिपीट किया जा रहा है तभी वो कस्टम बनता है। अगर कोई पर्सन उस एक्ट को रिपीट करना छोड़ देता है तो वो कस्टम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी जैसे देखो शादी के बाद पगफेरे की रस्म होती है बहुत सारी कम्युनिटीज में, बहुत सारे लोगों में, तो वो क्या है? वो एक यूजेज है, ठीक है। वो कस्टम नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ, एक लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जो 7 फेरे हैं, ठीक है, 7 फेरास जो होते हैं या सप्तपदी होती है जो शादी के लिए, वो क्या है? वो एक कस्टम है। अभी वो क्या है? एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या होती थी? वो यूजेज थी जो कस्टम में एवॉल्व हुई है। अंडरस्टैंड? नाउ एसेंशियल्स क्या है कस्टम्स की? अभी जो कस्टम है वो एंशिएंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब देन सेकेंडली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कस्टम जो है बिना इंटरप्शन के फॉलो होना चाहिए। अगर कस्टम को एक बंदा कोई अबैंडन कर देगा तो उसके बाद उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता, इवन इट वाज एग्जिस्ट फॉर 400 साल। मतलब अगर कोई 400 साल पुराना भी है लेकिन फिर भी अगर अबैंडन कर दिया गया है वंस, तो वो रिवाइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन सर्टन इट मस्ट बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, लीविंग नो रूम फॉर वेगनेस और कंफ्यूजन, ठीक है। देन रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी या फिर ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे सती प्रथा पीछे चलती थी, वो अभी कस्टम माना जाता है लेकिन इट वाज ऑप्रेसिव, तो वो बंद करवा दिया गया, ठीक है। जैसे डाउरी भी थी, तो दिस टाइप ऑफ, ठीक है। देन मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मॉरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एंड किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज आवर कस्टम्स। तो ये हमारे एंशिएंट सोर्सेज, अभी मॉडर्न सोर्सेज भी आ जाते हैं। देखो जब ब्रिटिश रूल आया तो हिंदू लॉ जो था वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली एवॉल्व किया। मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स आए, इक्विटी एंड जस्टिस के कंसेप्ट जो थी वो भी जो थे, भले ही धर्मशास्त्र में थे बट वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। तो विद द ब्रिटिश रूल वो भी एवॉल्व हुए, ठीक है। सो अभी मॉडर्न एक बार देख लेते हैं सोर्सेज। पहला मॉडर्न सोर्स है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इट मींस फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो जब भी बंदा डिसीजन मेकिंग, तो जब भी डिसीजन मेकिंग करेगा कोर्ट, तो फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी के बेसिस पे करेगा। अगर कोई लीगल रूल क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं है उस टाइम पे, तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस लगेगा, ठीक है। इवन कि अकॉर्डिंग टू गौतम जब कोई स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं करता तो डिसीजन जो है अगर वो एटलीस्ट 10 लर्न स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है तो वो एक जो है वो न्याय पे बेस्ड डिसीजन माना जाता है। तो उसी से इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न का कंसेप्ट भी हमारे पास आया है कि अगर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है किसी केस में, तो उस टाइम पे प्रिंसिपल लगता है ऑफ रीजनेबलनेस, और उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिसाइड किया जाता है कि अदर सोर्स क्या है? प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट क्या है? देखो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस किया है तो वहां पे आपको पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस क्या है, वो ब्रिटिश रूल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अभी जो केसेस है सारे के केसेस, अभी जो सारे के सारे केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और नई जजमेंट्स हैं जो वो रिलाई की जाती हैं ऑन प्रीवियस रूलिंग्स। तो प्रेसिडेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया था हिंदू लॉ को 2 वेज में।
एक तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो अभी प्राइमरली एग्जिस्ट कर रहे हैं वो केस लॉ से आए हैं एंड वो रेफरेंसेस भी ओरिजिनल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अगर आप केस लॉ में रेफरेंस कर रहे हो तो वो काफ़ी होता है। सेकेंडली जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स, नए लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए जो कि मॉडर्न बॉडी ऑफ हिंदू के लिए बहुत मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको शेप किया। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज़न क्या है? इट इज़ बेसिकली प्रेसिडेंट कि होता है जितने भी प्रीवियस केस लॉज़ होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड इन फ्यूचर कोई अगर वैसा केस लॉ आ जाए तो उसमें हम उसकी रेफरेंस देते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ जस्ट प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ लेजिस्लेशन। अभी लेजिस्लेशन क्या है? बहुत सारे एनैक्टमेंट्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। हिंदू लीगल प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए। इवन आफ्टर ब्रिटिश डिपार्चर भी बहुत सारे लॉज जो आए जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये सारे जो थे वो आफ्टर ब्रिटिश रूल ही आए, ठीक है? बिकॉज़ 1955, 1956 और देश हमारा कब आज़ाद हुआ था? 1947 को, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? रिफॉर्म किया और कोडिफाई किया हमारे हिंदू लॉ को। देन वी हैव जुडिशियल डिसीजंस। ये भी बेसिकली प्रेसिडेंट्स की तरह ही है कि जो पुराने डिसीजंस हैं हम नए डिसीजन जो है उन पे बेस करते हैं, ठीक है? सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने सोर्स किए हैं एंड हमने हमारी हिंदू लॉ की इंट्रोडक्शन की है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।